सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS जो कक्षा 12 है उसका विषय है चित्रकला। उसका लेसन नंबर 2 है मौर्य काल से गुप्त काल तक की भारतीय कला। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय था, उस दौरान मौर्य काल और गुप्त काल में कौन कौन सी जो कलाएँ हैं विकसित हुई, उसके बारे में चैप्टर में बता रखा है। तो पढ़ते हैं इसको। भूमिका। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासक के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था? 322 ईसा पूर्व के समय उन्होंने अपने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम बार जो है एक केंद्रीय शासक के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश में महाराजा अशोक एक महान एवं कलाप्रिय शासक हुए, जिसने अनेक स्थापत्य कला संबंधी कार्य किए। महाराजा अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पत्थर के खंभों के ऊपर सिरों पर बेल, जो पत्थर के खंभे हैं उसके ऊपरी सिरों पर उन्होंने क्या किया, जो बेल की आकृति है, हाथी सिंहों की मूर्तियाँ बनवाई। मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी स्त्री पुरुष देवी देवताओं की मूर्तियाँ खोज में मिली है। तो इस तरह से जो अशोक के समय में कई मूर्तियाँ वगैरह मिली है, कई स्तंभ मिले हैं जिसके ऊपर विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। वंशानुगत साम्राज्य अभी तक बने रहते हैं। जो वंशानुगत साम्राज्य है वो तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों के उत्तराधिकारी भी योग्य हो। देखो, जो भी वंशानुगत शासक है यानी एक राजा के बाद उसी का पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, ठीक है। ये शासक जो है तभी तक रहते हैं जब उस शासक के अंदर जो उत्तराधिकारी होते हैं, यानी उन राजाओं के जो पुत्र होते हैं, वो भी एक योग्य शासक के रूप में जाने जाए, उनमें भी उतना बल और शक्ति हो कि वो अपने शासन को चला पाए। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य भी बिखर गया। इसके बाद शुंग काल में भी स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला में भी अच्छे काम हुए। देखो, अशोक के बाद ऐसा कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं बना जो अपने उस मौर्य साम्राज्य को चला सके। उसके बाद शुंग काल के अंदर, यानी जब शुंग का समय आया, ये भी एक वंश है। शुंग काल में भी जो स्थापत्य कला मूर्ति कला में अच्छे काम हुए। बौद्ध धर्म संबंधी स्तूपों तथा मूर्तियों का निर्माण भी इसी काल में हुआ, जिसमें सांची तथा भरहुत का विशेष स्थान है। जो सांची का स्तूप है, भरहुत है, ठीक है, इसका विशेष स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल की समाप्ति पर भारत से बाहर की शक्तियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब कोई ऐसा शक्तिशाली राजा था नहीं जो अपने साम्राज्य को एक होकर रख सकता था, ठीक है। तो उस समय बाहर के शक्तिशाली राजाओं ने क्या किया, उसने यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसमें एक जाति कुषाण थी। उसमें एक जाति कौन सी थी? कुषाण थी। इस जाति का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो आपको ध्यान रखना है कि कुषाण है, उसका प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। मथुरा तथा उसके आसपास से उस काल की भी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। कौन से काल की? कनिष्क के काल की जो अनेक मूर्तियाँ मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। तो कुषाण जो है उसका प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाणों के पश्चात भारत में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। देखो, पहले तो कौन आए? मौर्य वंश आए। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद में कौन आया? उसके बाद में जो है ये कुषाण आए, ठीक है। अब कुषाण के बाद में भी कौन आया है? कुषाण के बाद में जो गुप्त काल का उदय हुआ, तो ठीक है, जिसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। इस काल में वास्तुकला, स्थापत्य, साहित्य तथा मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ। तो इसी काल के अंदर, किस काल में? गुप्त काल में। तो गुप्त वंश के जो काल था उसको गुप्त काल कहा जाता है। उस काल में वास्तुकला, साहित्य तथा मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ। इस काल को अनेक क्षेत्रों में शांति तथा विकास के कारण स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण युग के नाम से कौन से समय को जाना जाता है? तो कौन से वंश को जाना जाता है? गुप्त वंश के समय को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी समय अनेक वास्तुकला और साहित्य व मूर्तिकला का बहुत अधिक विकास हुआ है, यानी कला संबंधी बहुत ज़्यादा विकास इसी युग में हुआ। मौर्य तथा गुप्त वंश के शासन काल में बनी हुई प्रतिनिधि मूर्तियों का अध्ययन आप इस पाठ में करेंगे। तो मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, उनके शासन काल में जो अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हैं, ठीक है, इसका अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि मौर्य से गुप्त काल की कला का मूल्यांकन कर सकेंगे, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कला सामग्री के कलाकार और संग्रहालय का मूल्यांकन कर सकेंगे और उनके संग्रहित स्थानों का वर्णन कर सकेंगे। इस काल की कला सामग्री की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। देखो, ये अशोक स्तंभ है, ठीक है, तो ये भी मौर्य काल में प्राप्त हुआ है, ये अशोक द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, इसका नाम है, शीर्षक है सिंह,
यानी सारनाथ का सिंह शीर्षक। तो आपने इसको देखा भी होगा, सारनाथ का सिंह शीर्षक, शीर्ष कहा गया है इसको। इसका नाम है सिंह शीर्षक। सिंह शीर्ष है, माध्यम है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। रचनाकाल अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 232 ईसा पूर्व। शैली कैसी है? मौर्यकालीन शैली है। आकार, ऊंचाई 213.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। मूर्तिकार अज्ञात, पता नहीं इसको किसने बनाया है। संग्रहालय, अब ये कहाँ संग्रह है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सारनाथ संग्रहालय है उत्तर प्रदेश, उसमें यहाँ पर रखा गया है। क्या नाम है इसका? सिंह शीर्ष इसका नाम है। तो ये इसकी आकृति है, इस तरह से बना हुआ है, ये इसकी आकृति है। ठीक है, अब ये 4 सिंहों वाला शेर है, उल्टे कमल की आकृति बनाया गया, इस तरह से इसकी कुछ विशेषता है। अब इसके बारे में सामान्य परिचय देखेंगे। अशोक का सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है, ये अशोक स्तंभ शीर्ष है, जिसे महान सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व सारनाथ के हिरण पार्क में मृगादवा में स्थापित करवाया था। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस शीर्ष को 1905 में खोदकर निकाला था। तो कब निकाला था इसको? 1905 में खोदकर निकाला था। यहाँ यह सिंह शीर्ष जैसा कि आज सुरक्षित है, लगभग 7 फुट ऊंचा है। जब हुनसांग ने सारनाथ का भ्रमण किया तब हुनसांग लिखता है कि इसके सामने एक 70 फुट ऊंचा पत्थर का खंभा था, जो कि जेडे के समान मुलायम था और चकाचौंध चमक वाला था। यह खंभा उस स्थान पर था जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश दिया था। तो ये बात किसने बताई है? ये हेंगसांग ने बताई है। ठीक है, जिसने इस सिंह शीर्ष के बारे में कुछ विशेषताएं बताई है कि इसके सामने क्या था? 7 फुट ऊंचा एक पत्थर का खंभा था, जो कि जेड़े के समान मुलायम था और चकाचौंध चमक वाला था। ये खंभा उस स्थान पर था जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश दिया था। तो सबसे सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सारनाथ का सिंह शीर्ष जिस माध्यम से बना है उसका नाम क्या है? तो ये बलुआ पत्थर से बना है, ये हमने देखा अभी। दूसरा है, स्तंभ का निर्माण निम्न राजा के राज्य काल में हुआ था, तो इसका नाम है अशोक। तीसरा है, इस मूर्ति को राज चिन्ह बनाने वाला है भारत सरकार। तो भारत सरकार इसको राज चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करती है। अब देखो, ये एक मूर्ति है। ठीक है, ये है आपके चरणधारिणी है, चरणधारिणी की मूर्ति, जिसको यक्षिणी भी कहा गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है यक्षिणी, इसका नाम क्या है? यक्षिणी। माध्यम क्या है? बलुआ पत्थर, तो ये भी बलुआ पत्थर से बना। निर्माण काल है मौर्यकाल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान क्या है? दीदारगंज पटना, तो ये दीदारगंज पटना में बनाया गया है। आकार, ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है। मूर्तिकार अज्ञात है। संग्रह पटना संग्रहालय पटना में, यह बिहार में, तो ये पटना संग्रहालय में रखा गया है। सामान्य परिचय है इसका, वो देखते हैं अपन। सामान्य परिचय के अंतर्गत किसकी बात कर रहे हैं अपन? यक्षिणी की मूर्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3वीं शताब्दी से पूर्व मौर्य राज्य का संरक्षण महाराजा अशोक का था। तो महाराजा अशोक था उस समय, क्या था? 3वीं शताब्दी से पूर्व मौर्य राज्य का संरक्षक था। कौन था? महाराजा अशोक था। उसकी प्रथम यक्षिणी की यह आदमकद मूर्ति उस काल की मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण है। यह मूर्ति दानेदार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जिस पर बहुत ही कुशलता पूर्वक शीशे के समान पॉलिश की गई है, जिसके कारण विद्वानों द्वारा इसे मौर्य काल का माना जाता है। मक्खियों को उड़ाने वाली चवर लिए हुए महिला, जिसे आमतौर पर यक्षिणी कहा जाता है। तो मक्खियों को उड़ाने वाली, जैसे आपने देखा होगा कई बार राजा महाराजाओं के समय में चवर जो मक्खियों को उड़ाने के लिए एक ना पंखे के समान एक हाथ में कुछ लेके खड़े होते थे, फिर उसको हिलाते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाती थी? यक्षिणी कहलाती थी। तो मक्खी को उड़ाने वाली चवर लिए हुए महिला, जिसे आमतौर पर यक्षिणी कहा जाता है, की खोज बिहार में एक प्राचीन स्थान दीदारगंज में हुई है। ये मूर्ति भारतीय कला की मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी मूर्ति भारतीय कला की मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। तो आपको क्या बताना है कि यक्षिणी की मूर्ति जो है वो भारतीय कला की मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। मूर्तिकार द्वारा मूर्ति में ऐसी अद्भुत और कोमल सुंदरता दिखाई गई है, जो कि राजकीय शान शौकत के साथ खड़ी है। ये अपने में एक सुंदरता का उदाहरण है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि न ही इससे पहले और न ही इसके बाद भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में ऐसी मूर्ति का निर्माण हुआ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि चवर धरनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज से प्राप्त हुई है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। दूसरा है ख, यह मूर्ति मौर्य काल की है क्योंकि इस पर उत्तम पॉलिश की दिखाई देती है। तो इस पर उत्तम पॉलिश दिखाई देती है, आपको खाली स्थान में लिखना है पॉलिश। यह मूर्ति भारतीय कला की मोनालिसा मानी जाती है।
अब ये अगला है सांची का महास्तूप। ठीक है, तो सांची का महास्तूप की ये चित्र है, देखो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हो और यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो ये सांची का महान स्तूप है। अब पढ़ते इसके बारे में कि सांची का महान स्तूप, तो इसका नाम है सांची का महान स्तूप। माध्यम क्या, बलुआ पत्थर, तो ये भी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये सांची का महान स्तूप है। ठीक है, तो इसका शीर्षक है सांची का महास्तूप। माध्यम में बलुआ पत्थर, निर्माण काल है शुंग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी का, आकार है 36 मीटर, वास्तुकार है अज्ञात, स्थान है सांची, जिला रायसेन मध्य प्रदेश। तो जिला रायसेन मध्य प्रदेश में इसको प्राप्त किया गया है। ये सांची का महान स्तूप का ये आकार है, इस तरह का है सांची का महान स्तूप। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सामान्य परिचय इसके बारे में क्या दे रखा है। अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उससे नहीं कराई थी। तो जो सांची का स्तूप है उसके निर्माण की शुरुआत भी अशोक ने करवाई थी। अशोक के बाद उसके राज्य का पतन हो गया। दक्षिण भारत में शुंग तथा सातवाहन वंश सत्ता में आए। तो जब राज्य का पतन हुआ तो दक्षिण भारत के अंदर शुंग तथा सातवाहन वंशज वे सत्ता में आए, यानी उनका शासक हुआ। इनमें सातवाहन वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध था, जिसने सांची के स्तूप को पूरा करवाया एवं 4 तोरण बनवाए। यद्यपि शुंग और सातवाहन ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म का पूर्ण आदर किया। तो शुंग और सातवाहन है वो किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा आदर किया है। विशाल आकार के कारण इसे महास्तूप कहा जाता है। तो जो सांची का स्तूप है इसका आकार बहुत विशाल है, इसके कारण इसे महास्तूप कहा जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष सांची के स्तूप में संजोकर रखे गए हैं। ये अर्धवृत्ताकार स्तूप है जिसे 4 सुंदर द्वार बनाए गए हैं। देखो स्तूप में क्या होता है कि जो स्तूप है, स्तूप के अंतर्गत जो महात्मा बुद्ध है उसके कुछ अवशेष है वो अलग अलग 8 स्थानों पर रखे गए। तो ये स्तूप के अंदर वो महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, तो ये बड़े ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है। और विहार होता है, उस विहार में क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो अपने जो विश्राम है, रहने का जो स्थान होता था उनको बौद्ध विहार कहा जाता था। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता था। और जो इनके जो स्तूप है वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष रखे गए थे जो बहुत ही पवित्र माने जाते थे, जिनको बौद्ध धर्म के लोग उनकी पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो बौद्ध स्तूप के अंतर्गत आते हैं। तो ये सांची का महान स्तूप है, तो वहाँ भी माना जाता है कि वहाँ पर भी जो महात्मा बुद्ध के जो है अवशेष रखे गए हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। खालिस्तान है कि निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ख, सांची के स्तूप की विशेषता के कारण इसे महास्तूप कहा जाता है। 4 तोरणों का निर्माण सातवाहन वंश ने करवाया था। तो इसके 4 तोरणों का निर्माण किसने करवाया था, सातवाहन वंशज ने करवाया था। अब ये मूर्ति है आगे जो जैन तीर्थक की मूर्ति है, ठीक है। ये जैन तीर्थक की मूर्ति भी हमें उसी समय जो मौर्य वंश गुप्त वंश के समय ही प्राप्त हुई है। तो जैन तीर्थाकर, तो शीर्षक है जैन तीर्थाकर, माध्यम है लाल बलुआ पत्थर। तो किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। निर्माण काल जो है गुप्त काल 5वीं शताब्दी, तो गुप्त काल में 5वीं शताब्दी के आसपास बना हुआ है। यानी 5वीं शताब्दी का मतलब होता है 500 ईस्वी पूर्व की बात है। शैली गुप्त काल शैली है। आकार है 95 × 60 सेंटीमीटर। मूर्तिकार है अज्ञात है। संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इसको रखा गया है। सामान्य परिचय जो इसका है, जैन तीर्थक की मूर्ति गुप्त युग की महान देन है। प्रस्तुत मूर्ति ध्यान मग्न अवस्था में एक चौकोर चबूतरे पर स्थित है तथा वज्र पर्याकासन मुद्रा में है। तो कौन सी मुद्रा में है, ये वज्र पर्याकासन मुद्रा में रखा गया बैठी हुई है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे, तो 24वें तीर्थक थे। इस मूर्ति में जैन धर्म के अनुयायियों के विचारों और भावनाओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया है तथा ये पवित्र वस्तुओं से घिरी हुई है। जैन तीर्थाकर महावीर स्वामी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने 3 रत्नों विश्वास, उचित कर्म तथा सत्यता पर बल दिया। तो 3 रत्न कौन से थे उनके, विश्वास, उचित कर्म तथा सत्यता पर बल दिया। प्रस्तुत मूर्ति में कलाकार ने इन सब भावों को उचित प्रकार से उकेरा है। यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी बन रहे हैं कि ये मूर्ति किस मुद्रा में बैठी हुई है, तो वज्र पर्याकासन मुद्रा में बैठी हुई है। किसकी मूर्ति है, तो ये महावीर स्वामी की मूर्ति है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थक, जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे, तो ये 24वें तीर्थक थे, ठीक है। और इसमें कितने रत्नों पर को दिखाया गया है, तो इसमें 3 रत्न दिखाए गए, विश्वास, उचित कर्म तथा सत्यता पर बल दिया गया है। इस मूर्ति के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है।
अब इससे संबंधित प्रश्न है, जैन तीर्थंकर की मूर्ति अब कहाँ पर है? राज्य संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ख है, तीर्थंकर की मूर्ति वर्ज्य प्रयाकासन मुद्रा में बैठी हुई है। ठीक है। ग है, यह मूर्ति महावीर की है। अब ये बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, तो ये बैठी हुई मुद्रा में एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है। तो आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से। अब इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है कि बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, शीर्षक क्या है? सारनाथ बुद्ध। तो इसका नाम क्या रखा गया है? सारनाथ बुद्ध। माध्यम क्या है? बलुआ पत्थर है। निर्माण काल गुप्त काल 5वीं शताब्दी। आकार है, ऊंचाई जो इसकी है 160 सेंटीमीटर है। शैली है गुप्तकालीन शैली है, यानी गुप्त काल में जो उनकी जो उस समय जो मूर्तियाँ बनाने का तरीका था उस तरीके से इसको बनाया गया है। मूर्तिकार अज्ञात, पता नहीं इसको किसने बनाया है। संग्रहालय है सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ मध्य प्रदेश में इसको रखा गया है। इस मूर्ति का सामान्य परिचय दे रखा है यहाँ पर कि प्रस्तुत मूर्ति में भगवान बुद्ध के शांत गंभीर मुखमंडल को धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में मूर्तिकार ने दिखाया है। तो इसको किस मुद्रा में दिखाया गया है? धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में मूर्तिकार ने इसको दिखाया है, जिसमें भगवान बुद्ध की आधी खुली आंखें, शांति के भाव, घुंघराले केस तथा ध्यान मग्न दर्शनीय है। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे थे। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध की मूर्ति की क्या विशेषता है, तो आपको ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। यह मूर्ति 5वीं शताब्दी की गुप्त कला के सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो 5वीं शताब्दी में गुप्त कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या था? तो जो बुद्ध की जो मूर्ति है जो बैठे हुए रूप में है वो सर्वश्रेष्ठ नमूना था। उस काल में भारतीय मूर्तिकार अधिकतर धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो किस मुद्रा में बैठी हुई है? तो धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में ये बैठी हुई है। तो ये कुछ इसकी विशेषता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है क, इस मूर्ति के आसन का नाम है पद्मासन। ये बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल की है। मूर्ति की हस्त मुद्रा का नाम धर्म चक्र परिवर्तन है। अब ये है बैठी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में, देखो वो तो गुप्त शैली में बनाई गई थी, ये गांधार शैली में इसको बनाया गया है। तो बैठी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध गांधार शैली। शीर्षक है इसका बैठी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध। माध्यम है लाल बलुआ पत्थर। निर्माण काल है कुषाण काल। आकार है ऊंचाई 75 सेंटीमीटर। शैली है गांधार शैली। मूर्तिकार अज्ञात है। संग्रहालय राजकीय मथुरा उत्तर प्रदेश। तो राजकीय संग्रहालय जो मथुरा है उसके उत्तर प्रदेश में मथुरा स्थान, तो वहाँ पर इसको रखा गया है। सामान्य परिचय, वैसे तो मथुरा शैली का आरंभ इसी की प्रथम शताब्दी से माना जाता है, किंतु इस शैली के उत्तम कार्य के नमूने कुषाण काल में ही मिलते हैं। कुषाण काल में इस शैली में बनी मूर्तियां पश्चिम में तक्षशिला और पूर्व में सारनाथ तक पाई गई है। गांधार शैली की मूर्तियां लाल पत्थर की बनाई जाती थी और उन्हें पालिश किया जाता था। गांधार शैली की इस मूर्ति में वास्तविकता के दर्शन है। यक्षियों की खड़ी मूर्तियां, बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक मूर्तियां तथा यक्षिणी की अनेक मूर्तियां इस शैली की ही देन है। भगवान बुद्ध की केस सज्जा घुंघराले बालों वाली है, जो गांधार शैली की मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है। तो गांधार शैली की मूर्ति की प्रमुख विशेषता क्या है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसके बाल कैसे बनाए गए? घुंघरालू बनाए गए और साथ में लाल बलुआ पत्थर की बनाई जाती थी और उस पर पालिश किया जाता था। तो ये गांधार शैली की कुछ विशेषताएं हैं। इससे संबंधित प्रश्न है कि यह मूर्ति कुषाण काल की है। यह बुद्ध की मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। गांधार शैली का महत्वपूर्ण योगदान बुद्ध प्रतिमा निर्माण है। अब इस पाठ का सारांश दे रखा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 800 वर्ष के काल का हमारी संस्कृति धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान है। इस काल की मूर्ति कला निर्माण संबंधी गतिविधियों के अनेक उदाहरण आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इस काल में भारत वर्ष में भारतीय जनता के ऊपर बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू धर्म का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। इन तीनों धर्मों को अलग अलग राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इस काल की मूर्ति कला प्रमाणित करती है कि भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाले मूर्ति और कला के सुंदर नमूने भारतीय कला के उन्नत होने के प्रमाण है। गांधार और मथुरा शैली में बनी अनेक बुद्ध की मूर्तियां मिली है। उत्तर और दक्षिण के अनेक राजाओं ने विहार तथा स्तूप बनाए। तो ये बुद्ध से संबंधित है। स्तूप और विहार, ठीक है, तो उस समय बनाए गए थे। तो ये है पाठ का सार। अब देखो ये कुछ प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं, जो अभी बीच बीच में खाली स्थान वगैरह है उसके आंसर हैं। और ये कुछ प्रश्न है कि बौद्ध काल के बौद्ध कला के क्षेत्र में मौर्य वंश की क्या क्या देन है। तो ये आपको बताना है कि उस समय बौद्ध कला के क्षेत्र में जो है मौर्य वंश की क्या क्या देन है, उन्होंने कौन कौन सी मूर्तियाँ उस समय बनाई थी। गांधार शैली की मूर्तियों पर एक निबंध लिखी है। तो अभी जो गांधार कला अपन ने पढ़ी
जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी उसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, जैन तीर्थक मूर्ति के कुछ लक्षणों का विवेचन कीजिए। जैन तीर्थक जो अपन ने मूर्ति बने पढ़ा जो महावीर स्वामी की थी उसके बारे में अपन को बताना है। ठीक है, तो उस पैराग्राफ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। कुछ शब्दार्थ है। मोनालिसा का मतलब क्या है कि प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार लियोनार्दो दी विंची का चित्र। तो मोनालिसा किसने बनाया था? तो ये इसका आंसर है कि मोनालिसा जो चित्र है वो लियोनार्दो दी विंची का चित्र है। तो इस मोनालिसा की उपाधि भी किसको दी गई है? जो यक्षिणी की मूर्ति थी चौधरनी की, उसको मोनालिसा की उपाधि दी गई है। तीर्थकार, उच्चतम ज्ञान प्राप्त जैन महापुरुष। तो तीर्थाकर किसे कहते हैं? जो उच्चतम ज्ञान प्राप्त जैन महापुरुष होता है उसको तीर्थाकर कहते हैं। मुद्रा यानी प्रतीक पूर्ण भाव संकेत, ये मुद्रा कहलाती है। तो ये था हमारा लेसन जिसको हमने पढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद देखो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।